आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप में से किसी ने बादशाह की बेटी शहजादी महक को कहीं देखा है? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। अगर हमें कुछ पता होता तो हम जरूर बताते। दोस्त, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है कोई और नहीं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कैद खाने में मत बंद कर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम। ये सब क्या हो रहा है? हम तो इन ताकतों के सामने कुछ भी नहीं है। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत बस्ती थी। वह बस्ती सरसब्ज शादाब थी। चारों तरफ खेत, दरख्त और परिंदों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आता था। इस बस्ती में एक बादशाह हुकूमत करता था। वह सिर्फ तख्त का मालिक नहीं था, बल्कि अपनी रियाया के दिलों पर भी राज करता था। वह नेक दिल, इंसाफ पसंद और गरीबों का सहारा था। कोई भूखा सोता तो बादशाह को चैन न आता, कोई मजलूम होता तो बादशाह खुद उसका दुख सुनता। इसी बादशाह की एक महारानी थी, निहायत नरम दिल, सादा और अपनी मलिका होने पर कभी गुरूर न करने वाली। वह हमेशा कहती थी, बादशाहत खिदमत का नाम है, हुक्म का नहीं। इन दोनों की एक ही औलाद थी, एक 10 साल की नन्ही सी बेटी जो अपनी माँ की तरह मेहरबान और अपने बाप की तरह बहादुर थी। एक दिन जब मौसम खुशगवार था, बादशाह ने सैर का इरादा किया। बादशाह, महारानी और नन्ही शहजादी घोड़ों पर सवार होकर बस्ती से बाहर निकले। कुछ ही देर बाद वह एक वसीया और तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत साफ था, मगर उसकी मौजों में एक अजीब सी शिद्दत थी। महारानी घोड़े से उतरी। उसने चाहा कि नदी का पानी पी ले और हाथ मुंह ताजा कर ले। जैसे ही उसने पानी की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक पांव फिसला। महरानी, सिपाहियों जल्दी करो, महरानी नदी में गिर गए। सिपाही दौड़े। बहुत तलाश के बाद कई घंटों बाद महारानी की लाश मिली। सारी बस्ती पर खामोशी छा गई। बादशाह टूट गया। बादशाह की नन्ही बेटी, जिसका नाम राजकुमारी महक था, माँ के बिना जैसे सांस लेना भूल गई थी। वह हर वक्त माँ को याद करती। महल में दासियां थीं, खादिमाएं थीं, सब उसका ख्याल रखती थीं, मगर माँ की जगह कोई न ले सका। लोगों ने समझाया, बादशाह सलामत, दूसरी शादी कर लीजिए, बच्ची को माँ मिल जाएगी और आपको इस महल के लिए महारानी मिल जाएगी। महल फिर आबाद हो जाएगा। पहले तो बादशाह इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं था, मगर वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंसान को झुका देता है। एक दिन बादशाह ने कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उस औरत से करूंगा जो मेरी बेटे का ख्याल रखे, उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दे। अगर मैं शादी करूंगा तो किसी गरीब और बेसहारा लड़की से करूंगा, ऐसी जिसका दिल साफ हो और जो मेरी बेटी को अपनी औलाद समझे। मैं नहीं चाहता कि महक को कभी जुल्म, हसद या दुख का सामना करना पड़े। महल में एक ऐसी दासी थी जो बचपन ही से वहीं रहती आ रही थी। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही वफात पा चुके थे। न उसका कोई रिश्तेदार था और न ही दुनिया में कोई अपना, और हमेशा सर झुकाकर काम करती थी। इसी दासी के साथ बादशाह ने सादगी से निकाह कर लिया। यूं महल में एक नई महारानी आ गई और राजकुमारी महक को माँ का साया, दोबारा मिलने की उम्मीद बंधी। शुरू के दिनों में नई महारानी महक के साथ ठीक रहती थी। बादशाह के सामने तो वह उसे गोद में बिठाती, प्यार से बात करती और सबको दिखाती कि वह महक को अपनी औलाद समझती है, मगर हकीकत उसके दिल में कुछ और थी। वह जो कभी एक दासी थी, आज मलिका बन चुकी थी। उसकी किस्मत बदल गई थी, मगर दिल में मोहब्बत नहीं आई थी। एक दिन बादशाह ने महारानी से कहा, मुझे चंद दिनों के लिए सल्तनत के किसी काम से जाना है, मेरी बेटी उसका खास ख्याल रखना। महारानी ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा, आप बेफिक्र होकर जाएं, बादशाह सलामत। मैं महक का अच्छे से ख्याल रखूंगी। बादशाह चला गया और जैसे ही महल के दरवाजे बंद हुए, महारानी का लहजा बदल गया। उसने महल की चंद दासियों को अपने पास बुलाया, वही दासियां जो पहले उसके साथ काम किया करती थी। महारानी ने कहा, अब मैं इस महल की मल्लिका हूं। जो भी मेरा साथ देगी मैं इसका ख्याल से रखूंगी।
उसी दिन महक ने मासूमियत से कहा, माँ मुझे खेलना है। महारानी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। जब से मैं तुम्हारे बाप की जिंदगी में आई हूँ तब से तुमने मुझे परेशान कर रखा है। खेलना है ना, आओ मैं तुम्हें अभी खेलना सिखाती हूँ। वह उसे एक सुनसान कमरे में ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। महक को दिन में सिर्फ एक बार रूखा सा खाना दिया जाता था। वह सारा दिन कोने में बैठी रोती रहती, माँ को पुकारती। फिर वह रोते रोते कहती, बाबा बाबा आ जाओ, ये वाली माँ अच्छी नहीं है। वह अपनी माँ को याद करते हुए उसी कमरे के कोने में सो गई। आंखें बंद हुई तो ख्वाब ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ख्वाब में उसने अपनी माँ को देखा। महक उसे देखते ही रो पड़ी। वह लपक कर बोली, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये जो नई माँ है ना, ये अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत दुख देती है। मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी। महारानी ने कहा, नहीं बेटी, किसी से कोई शिकायत नहीं करते। तुम्हारी वह सौतेली माँ बहुत होशियार है। तुम्हारे बाबा के सामने वह बहुत अच्छी बनती है। वह तुम्हें कभी भी अपने से जीतने नहीं देगी। ये कहते कहते महारानी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी। अचानक महक की आंख खुल गई। क्या ये वह सिर्फ घबरा कर ख्वाब था? उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं था। क्या ये उसने सिर्फ चौंक कर ख्वाब देखा। था? वह उस बंद कमरे में नहीं थी। वह महारानी के कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और बादशाह अंदर दाखिल हुआ। महारानी जो बिस्तर के पास बैठी थी, बादशाह को देखते ही एकदम घबरा गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, आप आज कैसे आ गए? आपने तो 2 दिन बाद आने का कहा था। बादशाह ने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं 1 दिन पहले ही वापस आ गया। यह सुनते ही महारानी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ छलक गया। महक खामोशी से सब देख रही थी। वह कुछ न बोली, मगर दिल ही दिल में सोचने लगी, अच्छा तो इसीलिए माँ ने मुझे सोते हुए यहां लाकर लिटा दिया था, ताकि बाबा को कुछ भी पता न चल सके। ये माँ तो वाकई बहुत तेज है। बाबा के सामने कितनी अच्छी बन जाती है। महक को अपनी ख्वाब वाली माँ की बात याद आ गई। फिर बादशाह ने हैरानी से कहा, महक की नींद अभी पूरी नहीं हुई, इसे जगाना ठीक नहीं। तुम आज इसी के पास सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। महारानी ने सर झुकाकर कहा, जी बेहतर। वह महक के पास ही लेट गई, मगर महक को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो बाहर बाग की तरफ खुलती थी। खिड़की के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। महक ने गौर से देखा, जैसे कोई परिंदा हो जो खिड़की के करीब आकर रुक गया हो और खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। वह आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी और दबे कदमों खिड़की के पास गई। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की न खुली। शायद उस पर ताला लगा हुआ था। वह दोबारा कोशिश करने ही वाली थी कि अचानक महारानी की आंख खुल गई। वह गुस्से से उठ बैठी और ऊंची आवाज में बोली, अरे ये क्या कर रही हो? खिड़की क्यों खोल रही हो? महक घबरा गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि वह में, मगर आवाज न निकली। वह हकलाती रही। महारानी गुस्से में बोली, यह अम सच सच बताओ, तुम खिड़की के पास क्या कर रही थी? मुझे फौरन सच बताओ। इसी वक्त आवाज सुनकर बादशाह कमरे में आ गया और फौरन सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बेटी से इस तरह बात करने की? महारानी ने फौरन बात बदल ली। वह बोली, नहीं, मैं तो इसीलिए डांट रही थी कि यह रात के वक्त खिड़की खोल रही थी। अगर कोई अंदर आ जाता तो? बादशाह ने पहले महक को देखा, फिर नरमी से कहा, बेटी रात के वक्त यह खिड़कियां नहीं खोलते, यह ठीक नहीं होता। फिर वह महारानी की तरफ मुड़ा और संजीदगी से बोला, और तुम आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं करोगी, जरा ध्यान रखना। यह कहकर बादशाह जाने ही वाला था कि अचानक महक ने कहा, बाबा मुझे आपके साथ सोना है। बादशाह रुक गया और नरमी से बोला, चलो बेटी। वह महक को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जब सुबह हुई तो महक की आंख सबसे पहले उसी खिड़की की तरफ गई जहां रात को उसने कुछ हिलता हुआ देखा था। वह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास आई और बाहर बाग की तरफ देखने लगी, मगर वहां से कुछ दिखाई नहीं दिया। महक बाहर आकर बाग में उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर वह कौन सा परिंदा था जो रात को खिड़की के पास आया था। कुछ देर की तलाश के बाद उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक कबूतर बैठा था, सहमा ठिठुरता हुआ, जैसे सर्दी ने उसकी जान निकाल ली हो। महक फौरन उसके पास गई। उसने नरमी से कबूतर को उठाया। वह उसे अंदर ले आई और सबसे पहले उसने उसे गर्म कपड़े में लपेटा और फिर उसे दाना दिया।
पानी दिया। कबूतर ने कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता पर हिलाए। जब यह मंजर महारानी ने देखा तो वह गुस्से में आगे बढ़ी, कबूतर को महक के हाथ से पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह चीख कर बोली, ये क्या गंदगी फैला रही हो? परिंदों की जगह कमरे में नहीं बाहर होती है। आज के बाद इसे अंदर मत लाना। महक का दिल दहल गया। वह रोती हुई बोली, नहीं माँ, इसे बहुत ठंड लग रही है। मगर महारानी ने एक न सुनी। कबूतर बाहर फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। महक दौड़ती हुई बाहर गई और कबूतर को फिर से उठा लाई। इस बार उसके पर में चोट लगी हुई थी। वह उसके जख्म पर मरहम लगाने लगी। इसी वक्त जब बादशाह कमरे में दाखिल हुआ तो महक रोते ही फौरन बोली, बाबा, मैं इस कबूतर को अपने पास रखना चाहती हूँ। देखो ना, इसे चोट लग गई है। मैं इसके साथ खेलूंगी और इसका ख्याल रखूंगी। बादशाह मुस्कुराया और नरमी से बोला, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। भला तुम्हें कुछ कोई क्यों कहेगा? ये सुनते ही महारानी का दिल जल उठा। वह खामोश खड़ी रही, मगर दिल ही दिल में सोचने लगी, यह बच्ची मेरी कोई बात नहीं मानती। अभी बादशाह सामने है, इसलिए खामोश हूँ। जब मौका मिलेगा मैं इसे सबक सिखाऊंगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। महक ने अपना दिल अब पूरी तरह अपने कबूतर से लगा लिया था। सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती। कबूतर भी उसके पास ही रहता, जैसे वही उसका वाहिद साथी हो। बादशाह महक की हर बात मानता था। यह सब देखकर महारानी के दिल में आग लगने लगी। वह अपने कमरे में बैठी गुस्से और उदासी में अपनी सबसे ज्यादा खास दासी से बोली, ये महक मेरी कोई बात ही नहीं मानती। मैं इस लड़की से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये दिखावे की मोहब्बत अब मुझसे नहीं होती। वह गुस्से से बोलती गई, कल को जब मेरी अपनी औलाद होगी तो मैं इसी को इस महल की वारिस बनाऊंगी। ये तख्त, ये महल मेरे बच्चे का होगा। मगर जब तक महक जिंदा है मेरी औलाद कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। महारानी ने दांत भींचकर कहा, मैं इसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ। ये सुनकर उस दासी ने कहा, अगर यही बात है तो शहजादी को जहर दे दिया जाए। ये सुनते ही महारानी चौंक गई और बोली, नहीं, अगर बादशाह को जरा सा भी इल्म हो गया तो फिर क्या होगा, मुझे फांसी की सजा दे देंगे। कमरे में चंद लम्हों तक गहरी खामोशी रही और महारानी के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद दासी ने कहा, महारानी साहिबा, अगर सीधा झड़ देना आपको खतरनाक लगता है तो मेरे पास एक और तरीका है। ऐसा तरीका जिसमें न फौरन नुकसान हो और न ही किसी को शक जाए। आप तो जानते हैं कि महक को मछली बहुत पसंद है और बादशाह अपनी बेटी की पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे एक खास किस्म की मछली के बारे में पता है जिसे खाने से किसी को कुछ नहीं होता। वह जरा रुकी, फिर धीमी मगर संजीदा आवाज में बोली कि मगर इस मछली का कांटा बहुत खतरनाक होता है। अगर वह कांटा किसी के हाथ को चुभ जाए तो उसका असर फौरन जाहिर नहीं होता, बल्कि जहर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता रहता है। महारानी की आंखें गहरी हो गईं और वह दासी की बात गौर से सुनने लगी। दासी ने बात जारी रखते हुए कहा कि ऐसा जहर इंसान को फौरन नहीं मारता, बल्कि उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपना तवाजुन खोने लगता है। इंसान बदलने लगता है और किसी को समझ नहीं आता कि असल वजह क्या है। आखिरकार उसने फैसला करते हुए कहा कि ठीक है, अगर यही रास्ता बाकी रह गया है तो फिर जल्दी से हर चीज का बंदोबस्त करो। दासी ने कहा कि ठीक है महारानी साहिबा, इस काम को मैं कल अंजाम दूंगी। सुबह हुई तो महक मामूल के मुताबिक बाग में आकर अपने कबूतर के साथ बैठ गई। मगर आज कबूतर बहुत उदास और परेशान लग रहा था। वह न पहले की तरह उसके पास आ रहा था और न ही उसके साथ खेल रहा था। महक ने प्यार से कहा कि क्या बात है मेरे कबूतर, तुम आज इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे साथ खेलने को दिल क्यों नहीं कर रहा? उसने उठकर कबूतर को दाना डाला, मगर कबूतर ने दाने की तरफ देखा तक नहीं। फिर उसने उसे फल दिया, मगर उसने फल भी नहीं खाया। कबूतर उड़कर बाग की दूसरी टहनी पर जा बैठा। महक कबूतर के पास आई और बोली, अगर तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो फिर मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर उसने नरमी से कहा कि मुझे बताओ, आखिर क्या वजह है? क्यों इतने उदास हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? यह सुनकर कबूतर उड़कर वापस महक के सामने आ बैठा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महक यह मंजर देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे कबूतर, तुम तो इंसानों की तरह रो रहे हो। अच्छा बताओ, तुम्हें किसकी याद आ रही है और तुम क्यों रो रहे हो? इस पर कबूतर ने हकलाती हुई मगर दर्द भरी आवाज में कहा, ए मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कबूतर को इंसानों की तरह बोलते देखकर महक पर जैसे सक्तातारी हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वह देख और सुन रही है क्या वाकई सच है। वह हैरत से बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो और बात भी कर रहे हो। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और तुम सब इंसानों की बात भी सुन सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ।
आज तुम्हारे लिए एक खास मछली बनाई गई है जो तुम्हें बहुत पसंद है। सब लोगों को लगेगा कि यह आम खाना है और तुम्हें इस मछली को खाने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर आहिस्ता जहर फैलने लग जाएगा और इससे तुम्हें बहुत नुकसान भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसका कांटा तुम्हें कहीं भी चुभ गया तो उसके साथ ही तुम्हारे अंदर एक ऐसा जहर फैलने लगेगा जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। फिर जब उसने कहा कि यह तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। ये सब सुनकर महक पहले तो परेशान हुई और हैरत में पड़ गई, मगर अगले ही लम्हे वह जोर जोर से हंसने लगी। कबूतर उसकी हंसी देखकर बोला कि तुम्हें क्या हो गया है? इस पर महक ने हंसते हुए कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे छोटी बच्ची समझती है और इसीलिए मेरे साथ ऐसे खेल खेल रही है। वह नहीं जानती कि जिसे अल्लाह ताला ने बचाना हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसान चाहे जितनी भी चालें चल ले, वह उसका बाल भी बेखा नहीं कर सकता। फिर महक ने एतबार से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे यह बात बता दी। अब आगे क्या होगा ये तुम खुद देखना। शाम हुई तो बादशाह, महारानी और सब लोग खाने पर बैठ गए। महारानी पहले से दस्तरख्वान पर मौजूद थी और हर चीज सजी हुई थी। जब बादशाह और महक आए तो महारानी बनावटी मोहब्बत से बोली कि आओ मेरी बेटी महक, देखो आज तुम्हारी पसंद की मछली बनाई गई है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि वाह, मेरी प्यारी बेटी के लिए खास इंतजाम किया गया है। चलो बेटी आराम से खाओ। महक मुस्कुराते हुए बैठ गई, मगर मछली को गौर से देखकर बोली कि माँ, आज इस मछली में बहुत बड़े बड़े कांटे नजर आ रहे हैं। ये मुझे कुछ अलग सी लग रही है। अगर कांटे न निकाले गए तो ये मेरे गले में अटक सकते हैं, इसलिए पहले आप कांटे निकाल दें, तभी मैं खाऊंगी। बादशाह ने फौरन महारानी से कहा कि हाँ, मेरी बेटी ठीक कह रही है, तुम इसके लिए कांटे निकाल दो ताकि यह आराम से खा सके। यह सुनते ही महारानी के दिल में शदीद गुस्सा भर गया, मगर उसने जाहिर न होने दिया। उसी लम्हे उसने पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर ऐसे जाहिर किया जैसे हाथ फिसल गया हो और पानी मछली पर गिर गया। वह फौरन बोली कि ओह, ये मछली जाया हो गई है। तब उसने दासी को आवाज दी और कहा कि यह मछली अब जाया हो गई है, इसे बाहर ले जाकर फेंक दो। दासी मछली उठाकर ले गई। महक ने चुपके से कबूतर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, जबकि महारानी दिल ही दिल में जलती रही। और महक दिल में सोचने लगी कि मेरी सौतेली माँ वाकई बहुत तेज है। कितनी आसानी के साथ उसने बाजी पलट दी। अपने कमरे में आते ही महारानी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली कि यह छोटी सी बच्ची तो बहुत ही होशियार निकली, उसने तो मुझे ही पागल बना दिया। यह सुनकर दासी ने फौरन कहा कि महारानी साहिबा, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरे होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इसके अलावा भी एक और हल है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि वह आखिर है तो एक बच्ची, अगर आप उसे खुश करने के बहाने एक नया खिलौना दे दें तो वह किसी शक में नहीं आएगी, खास तौर पर अगर वह खिलौना कबूतर जैसा हो, क्योंकि आप जानती हैं कि वह कबूतर से कितनी मोहब्बत करती है। दासी ने मानी खेज अंदाज में कहा कि जब बच्ची को कोई ऐसी चीज मिले जिससे वह खेलने में मग्न हो जाए तो महारानी को दासी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर दासी ने महारानी को समझाते हुए कहा कि जब महक खिलौने को चलाने के लिए उसकी चाबी को हाथ लगाएगी तो उस चाबी पर बहुत जहरीला जहर लगा होगा, जो हाथ लगते ही आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में फैलने लगेगा। किसी को फौरन कुछ समझ में नहीं आएगा और सब कुछ कुदरती सा लगेगा और फिर खामोशी से हमारा काम हो जाएगा। ये सब सुनकर महारानी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी आ गया और उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि अब की बार उसकी चाल खाली नहीं जाएगी। जब महक अपने कमरे में बैठी हुई थी तो अचानक कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वह आंसू बहाता हुआ फिर से महक के करीब आकर खामोशी से बैठ गया। महक ने हैरत से उसे देखा और बोली, अरे दोस्त, अब तुम क्यों परेशान हो? अब तो मैंने अपनी सौतेली माँ की चाल भी नाकाम बना दी है। इस पर कबूतर बोला, अरे नहीं नहीं, अब इन्होंने एक नई और चाल चली है। वह कल तुम्हें एक चाबी वाला कबूतर खिलौना देने वाली है। इस चाबी में जड़ लगा हुआ होगा और जब तुम इस खिलौने को चलाने के लिए चाबी को हाथ लगाओगे तो उस चाबी में लगा हुआ जहर तुम्हारे जिस्म के अंदर चला जाएगा। ये सुनकर महक, अरे वाह, मेरी सौतेली माँ तो वाकई बड़ी चालाकी से मेरे साथ खेल खेल रही है। मगर अब देखना इस बार मैं क्या करती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जो तुम हर बात मुझे बता देते हो। बस तुम अब एक काम करना, तुम बाहर उनके आसपास ही रहना। जब वह खिलौना मेरे पास लेकर आई तो मुझे उनके आने से पहले ही बता देना। अगले दिन महारानी खिलौना लेकर बादशाह के पास गई। उसने नरमी से कहा, देखिए, आज मैं अपनी बेटी महक के लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आई हूँ। वह सारा दिन असली कबूतर के साथ खेलती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसे तोहफे में एक कबूतर जैसा खिलौना दे दूं।
बादशाह यह सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, महक वाकई कबूतर से बहुत मोहब्बत करती है, चलो जाकर उसे दे दो। महारानी और बादशाह महक के कमरे में गए और महारानी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी नन्ही सी शहजादी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे कबूतर जैसा ही है, ये चाबी से चलने वाला कबूतर है, कितना खूबसूरत है ना। महक खिलौना देखते ही बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से कहा, वाकई माँ, ये तो बिल्कुल मेरे कबूतर जैसा है। महारानी ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, बस बेटा, जब तुम इसमें चाबी भरोगी तो देखना, ये तुम्हारे असली कबूतर से भी ज्यादा तेज उड़ेगा। महक ने खिलौना अपने हाथ में लिया। वह उसे इधर उधर देखने लगी। चाबी वाली जगह को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया। फिर वह बादशाह की तरफ देखकर बोली, बाबा, मुझे चाबी भरना नहीं आता, आप माँ से कहिए कि एक बार चाबी भरकर मुझे उड़ाकर दिखाएं, फिर मैं खुद ही सीख लूंगी। बादशाह मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, ठीक कह रही है मेरी बेटी, तुम एक बार चाबी भरकर दिखा दो ताकि इसे समझ आ जाए। ये सुनकर महारानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दिल ही दिल में घबरा गई और सोचने लगी, काश इस लड़की को अभी और इसी वक्त जड़ देकर मार डालूं। अब मैं तो अपने ही जाल में फंस गई हूँ, अब क्या करूं? इसी वक्त महक ने खुशी से कहा, माँ जल्दी करो ना, मुझे देखना है ये कबूतर कैसे उड़ता है, जल्दी चाबी लगाओ। महारानी कांपते हुए हाथों से खिलौना पकड़ने लगी। वह चाबी लगाने ही वाली थी कि अचानक उसने फिसलने का ड्रामा किया। वह चीख कर बोली, अरे यहाँ किसने तेल गिरा दिया है, मेरा पाँव फिसल गया। इसी लम्हे खिलौना उसके हाथ से छूटा और खिड़की से बाहर जा गिरा। महारानी जमीन पर बैठी हुई बोली, देखो ना, मैं गिर गई और खिलौना भी बाहर टूट गया होगा। और महक चुपचाप ये सब देख रही होती है। जब महारानी अपने कमरे में वापस गई तो उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़की हर बार कैसे बच जाती है। दासी हर रोज उसके पास आती, कोई न कोई नया मंसूबा बताती और महारानी आंख बंद करके उसी पर अमल करती रहती, मगर हर बार नतीजा एक ही निकलता, महक बच जाती उस पर आसरार कबूतर की वजह से। इसी तरह साजिशों और नाकामियों में वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। महक अब बच्ची नहीं रही थी, वह जवान हो चुकी थी, एक निहायत खूबसूरत, बाकार और समझदार लड़की। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ अकल की चमक भी और ज्यादा आ गई थी। अब महारानी और दासी की तवज्जो ज्यादातर महक से हटकर उस कबूतर पर मरकूज हो गई थी। उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हर चाल किसी न किसी तरह कबूतर को मालूम हो जाती है। वह बार बार कबूतर को भी मारने की कोशिश करती, मगर वह कबूतर हर बार उड़ जाता और अब कबूतर महारानी और दासी के सामने बहुत ही कम नजर आता था। फिर उन्होंने एक और नया मंसूबा बनाया। एक दिन दासी ने महारानी से कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर बादशाह खुद महक को खतरा समझे तो वही उसे महल से दूर कर देगा। यह सुनकर महारानी चौंक गई। उसने हैरत से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? बादशाह अपनी बेटी को क्यों निकालेगा? दासी ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, अगर बादशाह को ऐसा लगने लगे कि महक के साथ कोई खतरनाक चीज जुड़ी हुई है या उसके करीब रहना महल के लिए नुकसानदेह है, तो वो खुद फैसला करेगा। बादशाह ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि महल में कोई खतरा मौजूद हो। महारानी ने दासी से सख्त लहजे में कहा कि मुझे साफ साफ बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो और करना क्या चाहती हो? यह अधूरी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दासी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। जंगल में एक बुढ़िया रहती है, वह हमारी मासी लगती है, वह सांपों को जानती है। अगर किसी को कोई सांप काट ले तो उसका इलाज भी है, और अगर वह चाहे तो किसी आम इंसान को भी सांप जैसी खास ताकत दे सकती है। उस बुढ़िया के पास तरह तरह के सांप हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी शक्ल बदल सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, जानवर बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। महारानी यह सब सुनकर उलझ गई और बेजारी से बोली कि मुझे तुम्हारी बातों की कोई समझ नहीं आ रही, जो करना है करो, बस मुझे इस झंझट से निजात चाहिए। फिर दासी उसी वक्त जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के अंदर एक बोसीदा सी पुरानी झोंपड़ी थी, इतनी छोटी कि मुश्किल से 2 लोग उसमें समा सके। अंदर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और उसके नीचे लकड़ी का एक संदूक रखा था। इर्द गिर्द बड़ी छोटी कई पटारियां रखी हुई थी। इस झोंपड़ी में वह बुढ़िया रहती थी जिसके पास तरह तरह के सांप थे, जहरीले भी और आम भी। दासी ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर उसने एक सांप को आवाज दी। वह सांप उसके सामने आ गया। बुढ़िया ने उस पर कुछ पढ़ा और फूंका, और देखते ही देखते वह सांप एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गया। बुढ़िया ने दासी से कहा कि अब तुम वापस चली जाओ, बाकी काम यह खुद करेगा। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी फकीर के रूप में महल की तरफ आया और ऊंची आवाज के साथ सदा लगाने लगा। उस वक्त महल में सिर्फ महक मौजूद थी। उस फकीर ने जब महक को देखा तो वह बोला कि बेटी, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। महक ने फौरन उसके लिए खाना मंगवाया।
फकीर ने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर महक से कहा कि बेटी, मुझे लगता है तुम्हारी असल माँ इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रही हैं ताकि तुम्हें इस महल से निकाल सके और तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह बात सुनकर महक चौंक गई, क्योंकि जो कुछ वह कह रहा था वह बिल्कुल सच था। फकीर ने फिर कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो और चाहती हो कि हालात बदलें, तो अब तुम्हें खुद एक सख्त फैसला करना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा जहर कबूल करना होगा जो जान को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हालात का रुख बदल देता है। उसने कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ का दिल भी बदल जाएगा और वह तुमसे सच में मोहब्बत करने लगेगी। तुम्हारे लिए जो नफरत उसके दिल में है वह खत्म हो जाएगी। यह सुनकर महक हैरत से फकीर की तरफ देखने लगी और खामोश हो गई। महक ने घबराकर फकीर से पूछा, बाबा, यह सब कैसे होगा? सब कुछ बदल जाना कैसे मुमकिन है? उसके दिल में एक ख्याल आया, पता नहीं कबूतर कहाँ गया है। काश उस वक्त कबूतर उसके पास होता तो वह उससे पूछ लेती कि क्या यह फकीर सच कह रहा है या नहीं। फकीर ने फिर कहा, बेटी, बस जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वही करना। देखना एक दिन तुम खुद मुझे दुआएं दोगी। यह कहकर फकीर जाने लगा तो महक ने फिर पूछा, बाबा, आखिर यह सब होगा कैसे? फकीर ने रुक कर कहा, महीने में 2 बार तुम्हें एक खास सांप का जहर दिया जाएगा, मगर घबराने की कोई बात नहीं। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और न ही तुम्हारी जान को कोई खतरा होगा। यह सुनकर महक डर गई और बोली, बाबा, सांप तो बहुत जहरीले होते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मैं यह सब नहीं कर सकती। फकीर ने सुकून से कहा, मैंने तो बस तुम्हारा भला सोचा था कि तुम्हारी सौतेली माँ, जो तुम्हारी जान की दुश्मन है और तुम्हारे बाप के सामने दिखावे की मोहब्बत करती है, वह तुम्हारे साथ बिल्कुल मुखलिस हो जाए। चलो ठीक है बेटी, अब यह तुम्हारी मर्जी है, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। यह कहकर वह आगे बढ़ गया, मगर महक के दिल में अब सवाल जाग चुका था। वह दौड़कर फकीर के पीछे गई और बोली, बाबा, मेरा जहर कहाँ मिलेगा? फकीर ने उसे जंगल की एक झोंपड़ी का रास्ता बता दिया और खामोशी से चला गया। दूर खड़ी दासी यह सब देख रही थी। वह दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ही हमारे हक में हो जाएगा। अगले ही दिन महक महल में सबकी नजरों से बचकर चुपके से निकल गई। वह जंगल की तरफ उस झोंपड़ी का रुख करने लगी जिसका रास्ता फकीर ने बताया था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। सर्दी इतनी थी कि उसके जिस्म में कपकपी दौड़ रही थी। बारिश में चलते चलते उसे कोई पनाहगाह नजर नहीं आ रही थी। वह खुद से कहने लगी कि आखिर मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। फिर कुछ दूर जाकर उसे वही पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। जब महक झोंपड़ी में पहुंची तो उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। बुढ़िया ने उसे देखा तो खुश हो गई। वह बोली, बेटी, मैं जानती थी तुम आओगी, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। तुम आखिर जहर लेने ही आ गई हो ना? बुढ़िया ने एक पटारी निकाली, उसमें से एक खतरनाक शक्ल वाला सांप बाहर आया। बुढ़िया ने महक से कहा, बेटी, इस सांप का जहर लेना होगा। यह सुनकर महक घबरा गई। उसका दिल कांपने लगा क्योंकि वह जानती थी कि सांप कितने जहरीले होते हैं। तब बुढ़िया ने उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी जबान बाहर निकाली। सांप ने बुढ़िया की जबान पर डस लिया, मगर बुढ़िया को कुछ न हुआ। बुढ़िया ने कहा, देख लो बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह जहर देखने में खतरनाक है, मगर तुम्हें इससे नुकसान नहीं होगा। महक ने आंखें बंद कर ली। वह कांपते हुए अपनी जबान बाहर निकालती है। सांप उसकी जबान पर डस लेता है। चंद लम्हों बाद महक को चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह गिर जाएगी। तब बुढ़िया फौरन एक गिलास में कोई खास पानी लाकर उसे पिलाती है। कुछ ही देर में महक सीधी खड़ी हो जाती है। बुढ़िया उससे पूछती है, अब बताओ, तुम्हें कुछ हो रहा है? महक हैरत से कहती है, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। बुढ़िया ने कहा, अब तुम अपने महल वापस जा सकती हो, मगर याद रखना, इस बात का जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगी, चाहे वह तुम्हारा कितना ही अपना क्यों ना हो। महक यह बात दिल में बिठाकर महल की तरफ लौट आई। ज्यों ही वह महल पहुंची, कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने उसकी हालत देखकर पूछा, कहां गई थी? तुम्हें क्या हो गया है? महक ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस बाहर घूमने गई थी, बारिश में भीग गई हूं, इसीलिए यह हाल है। वह मामूल के मुताबिक कबूतर को प्यार से दाना डालने लगी।
इसी वक्त उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। महक ने देखा कि उस वक्त उसका बाप वहां मौजूद नहीं था। उसने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद उसके जिस्म में कुछ बदल रहा है, इसीलिए आज उसकी सौतेली माँ उससे प्यार से बात कर रही है। महक खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई ताकि कपड़े बदल सके। महक अब महल में खुशी खुशी रहने लगी थी। उसने खुद भी महसूस किया कि उसकी सौतेली माँ अब उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल रही थी। न उससे सख्ती से बात होती थी और न ही कोई नया मंसूबा दिखाई देता था। कबूतर ने भी पिछले कई दिनों से उसे किसी खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था, जैसे वाकई हर मसला खत्म हो गया हो। मगर कबूतर के दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। उसे यूं लग रहा था जैसे महक के साथ कुछ बदला सा है। कोई ऐसी बात जो नजर नहीं आ रही मगर महसूस हो रही है। एक दिन महक बाग में टहल रही थी। अचानक उसे वहां एक बिल्ली की आवाज आने लगी, जैसे कि बिल्ली को बहुत तकलीफ हो रही हो। महक ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जिसकी टांग जख्मी थी। महक का दिल नरम था। वह फौरन उस बिल्ली को उठाकर अपने पास लाई और उसे मरहम लगाने बैठ गई। कबूतर दूर बैठा यह सब कुछ देख रहा था। महक ने जैसे ही बिल्ली के जख्म पर मरहम लगाई, उसी लम्हे उसका नाखून बिल्ली के जख्म में हल्का सा छुप गया। बिल्ली ने हल्की सी आवाज निकाली। महक ने फौरन नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वह बिल्ली ठीक होने के बजाय अजीब तरह से नीली पड़ने लगी। कबूतर ने यह मंजर साफ देखा। वह फौरन बोला, महक, मरहम लगाने से पहले तो बिल्ली का रंग बिल्कुल ठीक था, मगर अब तुमने मरहम लगाया तो उसका जिस्म नीला क्यों हो रहा है? महक ने हैरत से कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ मरहम लगाया है। शायद उसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया होगा, तभी उसका रंग बदल रहा है। कबूतर ने संजीदगी से कहा, नहीं महक, तुमने मरहम लगाया था। उसी के बाद यह सब हुआ है। महक ने फौरन इनकार किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर दिल ही दिल में उसे याद आया कि मरहम लगाते वक्त उसका नाखून बिल्ली के जख्म में छुपा था। थोड़ी ही देर में वह बिल्ली तड़प कर मर गई और उस बिल्ली के मुंह से झाग भी निकल रही थी। महक का दिल दहल गया। वह खामोशी से उठकर अंदर चली गई। उसके जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, इसका मतलब है मेरे जिस्म में वाकई एक खतरनाक जहर मौजूद है। इसी जहर की वजह से बिल्ली की जान चली गई है। महक तो समझने लगी थी कि शायद सब कुछ वाकई ठीक हो गया है, मगर हकीकत उस सुकून के बिल्कुल बरक्स थी। गुजरते दिनों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता महक के जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी। सबसे पहले उसकी जिल्द का रंग बदलने लगा। जो हाथ पहले गुलाबी और नरम थे, उन पर हल्की सी नीलाहट आने लगी। फिर उसके चेहरे का रंग भी बदलने लगा। आंखों के गिर्द हल्की नीली सी झलक नजर आने लगी और शाम की रोशनी में उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी नीली दिखाई देने लगी। यह तब्दीलियां इतनी आहिस्ता थीं कि पहले किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, मगर कबूतर सब कुछ देख रहा था। एक दिन बादशाह ने गौर से अपनी बेटी की आंखों में झांका तो चौंक गया। उसे यूं लगा जैसे वह अपनी बेटी को नहीं, किसी और ही मखलूकर को देख रहा हो। बादशाह के दिल में खौफ उतर आया। वह बेइख्तियार बोल उठा, महक, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? महारानी भी पास खड़ी थी। वह दिखावे के साथ बोली, हाँ बादशाह साहब, मुझे भी कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। उसी दिन जब मुझे मालूम हुआ कि महक का नाखून बिल्ली को लगा था और वह बिल्ली मर गई, तब से मैं सोच में हूँ, आखिर इस बच्ची के अंदर इतना जहर कैसे आ गया? बादशाह यह सुनकर जोर से बोला, क्या जहर? मेरी बेटी के अंदर कोई जहर है? और महारानी कहने लगी, हाँ, जिसके अंदर जहर हो या कोई जहरीला जानवर जिसे काट ले, उसी का रंग इस तरह का होता है। तभी तो उस दिन बिल्ली का भी रंग इसी तरह नीला हुआ था और फिर वह बेचारी तड़प कर मर गई थी। बादशाह महारानी की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मासूम बेटी के साथ यह सब क्यों हो रहा है। महारानी के चेहरे पर फिक्र का नखाब था, मगर दिल के अंदर एक खामोश खुशी छिपी हुई थी। महक खुद भी खौफजदा थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, अपने हाथों को देखती, अपनी आंखों को आईने में देखती और सोचती कि आखिर वह बन क्या रही है। कबूतर हमेशा उसके पास रहता, मगर वह भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल क्या है। एक दिन कबूतर ने देखा कि महक चुपके से महल से बाहर जा रही है। वह फौरन उसके पीछे उड़ने लगा। महक सीधी जंगल की तरफ जा रही थी, वही जंगल जहां वह बुढ़िया रहती थी। कबूतर ने देखा कि महक एक बोसीदा झोंपड़ी में दाखिल हुई। झोंपड़ी के अंदर चारों तरफ पटारियां रखी थीं और उन पटारियों में तरह तरह के जहरीले सांप बल खा रहे थे। वह बुढ़िया अजीब व गरीब हालत में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गैर मामूली चमक रखती थीं। कबूतर यह मंजर देखकर कांप गया। उसे यकीन हो गया कि महक के साथ होने वाली तब्दीलियों की जड़ यही जगह है। जब महक महल में वापस आई तो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर ही न निकली। उसी दिन जब महक अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक कमरे में सरसराहट हुई। एक सांप रेंगता हुआ अंदर आया।
वह सांप इंसानी आवाज में बोला, मुझे मालूम है कि तुम अपने इस नीले रंग की वजह से बहुत परेशान हो। मेरे पास इन सब का हल है। अगर तुम इस परेशानी से निजात पाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। महक चुपचाप उस सांप के पीछे पीछे चली गई। जब शाम हुई तो महारानी उसके कमरे में गई तो महक कमरे में नहीं थी। पूरे महल में देख लिया मगर महक कहीं नहीं मिली और फिर महल में महक के गायब होने पर हलचल मच गई। बादशाह ने जब अपनी बेटी को महल में न पाया तो उसके होश उड़ गए। कबूतर भी इधर उधर उड़ रहा था। महक उसके साथ न थी। कई दिनों तक महक की तलाश करते रहे। हर जगह ढूंढा गया मगर महक कहीं न मिली। महारानी अंदर ही अंदर खुश थी। वह सोच रही थी कि शायद जहरीले सांप ही महक को ले गए हों। उसके लिए अब महल खाली हो चुका है। इससे वह बहुत खुश हो रही थी। और दूसरी तरफ बादशाह दिन रात परेशान रहता, बेटी की याद में तड़पता और खुद को कसूरवार समझता कि मैंने अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। पूरा महल परेशानी में डूब गया। महक के गायब होने के बाद बादशाह का सब्र टूट चुका था। उसने अपने पूरे गांव और आसपास के तमाम इलाकों में ऐलान करवा दिया। मुनादी करने वाले गली गली जाकर आवाज लगाने लगे कि जो कोई भी बादशाह की बेटी शहजादी महक को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग टोलियों की सूरत में निकल पड़े। कोई जंगल की तरफ गया, कोई पहाड़ों की तरफ, कोई दरिया किनारे। हर शख्स इस उम्मीद में था कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए। उसी गांव में एक गरीब कुम्हार भी रहता था। दिन भर वह अपने गधे पर मिट्टी लाद कर लाता, मट्टी भी अजीब चीज है, और बाजार में बेचता। उसका नाम हारिस था। हारिस के साथ उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ बेटा एक छोटे से कच्चे घर में जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास न दौलत थी न ताकत, बस एक दूसरे का सहारा थे। जब हारिस ने बादशाह का ऐलान सुना तो उसके दिल में भी एक ख्याल जागा। उसने सोचा कि अगर वह भी शहजादी को ढूंढने निकले तो शायद अपनी माँ के इलाज, दवाई और बेहतर जिंदगी का बंदोबस्त कर सके। उसके दिल में ज्यादा लालच नहीं था, बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ को आराम दे सके और उसका अच्छे से ख्याल रख सके। इसी सोच के साथ हारिस बादशाह के महल पहुंचा और अदब से बोला, बादशाह सलामत, बस मेरी एक ही दरख्वास्त है। अगर मैं आपकी बेटी को ढूंढने निकलूं तो आप मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रख लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि शहजादी को तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस कुम्हार हारिस की बातें सुनकर बादशाह को कुछ उम्मीद जागी और हारिस को बड़े प्यार से कहने लगा कि नहीं बेटे, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा और आज से तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। बादशाह के हुक्म पर हारिस की माँ को महल में जगह दी गई और उसका ख्याल रखा जाने लगा। उधर हारिस पूरे इलाके में महक की तलाश में निकल पड़ा। वह बस्ती बस्ती, गांव गांव जाता, हर राहगीर से पूछता। लोगों से पूछते पूछते हारिस एक जगह पहुंचा जहां एक बड़ा सा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे चंद परेशानी के आलम में आदमी बैठे हुए थे। वह आपस में बातें कर रहे थे जैसे किसी बात पर दिल ही दिल में कुढ़ रहे हों। हारिस उनके पास गया और पूछा, भाइयों, क्या आप लोगों ने बादशाह की बेटी शहजादी महक को कहीं देखा है? यह सुनकर उनमें से एक आदमी गुस्से से खड़ा हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, हमें नहीं मालूम कि बादशाह की बेटी कहाँ गई है, और सच पूछो तो हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वह मर गई है या जिंदा है। बादशाह को तो बस अपनी बेटी की फिक्र है। उसे यह नहीं दिखाई देता कि हमारी नदी सूख रही है। इसी नदी से हम अपने खेतों को पानी देते थे, फसलें उगाते थे, और अब हमारी फसलें मर रही हैं। मगर बादशाह को सिर्फ यही रोना है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। नदी भी तो उसी दिन से सूखना शुरू हुई थी, उसके बारे में तो बादशाह ने अभी तक कुछ नहीं सोचा। वह आदमी को गुस्से में हाथ हिलाकर बोला, देखो नदी भी सूख चुकी है, जमीन बंजर हो रही है, और बादशाह को लोगों की हाल की कोई परवाह नहीं। उसी वक्त वहां से एक औरत गुजर रही थी जो सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए जा रही थी। वह यह बातें सुनकर रुक गई और बोल पड़ी, हाँ, वह बादशाह की लाडली कोई आम लड़की नहीं थी, वह तो एक नागिन थी। नागिन, हमने खुद उसे कई बार सांपों के साथ आते जाते देखा है, और कई दफा तो हमने उसकी आंखों में इतना गहरा नीला रंग देखा कि जैसे उसके अंदर जहर भरा हुआ हो। औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, देख लेना, वह जरूर कहीं न कहीं सांपों के बीच चली गई होगी। बादशाह उसे इंसानों के बीच तलाश कर रहा है, जबकि वह इंसानों जैसी थी ही नहीं। बोला, वैसे भी अच्छा हुआ कि बादशाह की बेटी हम इंसानों के बीच से चली गई। अगर वह यहाँ रहती तो शायद हम जैसे आम लोगों को नुकसान भी पहुंचा देती। इन सब लोगों की बातें सुनकर हारिस भी गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से बादशाह की बेटी गुम हुई है तब से ही नदियों का सूख जाना शुरू हो गया है। यह सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह इन्हीं ख्यालों में गुम वहां से जाने लगा। तब एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज दी और कहा, अरे बेटा छोड़ो यह सब बातें, जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो। बूढ़ी माँ है तुम्हारी, तुम कहाँ भटक रहे हो? क्यों इन खतरनाक बातों के पीछे पड़े हो? सुना नहीं तुमने वह औरत क्या कह रही थी? वह कह रही थी कि बादशाह की बेटी नागिन है
और नागिन तुम जानते हो बहुत जहरीले और खतरनाक जानवर होते हैं। यह सुनकर हारिस ने सर हिलाया और पुरसुकून लहजे में बोला, नहीं बाबा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, हमारे गांव की नदी भी सूख चुकी है। हो सकता है उसके सूखने की वजह भी इन्हीं बातों से जुड़ी हो। मुमकिन है इन दोनों के पीछे एक ही वजह हो, इसीलिए मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। वह अभी यही कह रहा था कि अचानक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक कबूतर उड़ता हुआ नीचे आया। वह हारिस के पास आकर बोला, दोस्त मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। महक की तलाश में कबूतर को बोलते देखकर उसने चौंक कर कहा, अरे कबूतर, तुम तो बोलते भी हो। कबूतर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ मैं बोलता भी हूँ, और जिसे तुम ढूंढने निकले हो महक, मैं उसका बचपन से दोस्त हूँ। मुझे भी नहीं मालूम वह अचानक कहाँ चली गई। मैं भी उसे कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यह सब सुनकर वही बूढ़ा आदमी फिर बोला, अरे बेटा अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले जाओ। हारिस मुस्कुरा दिया और कबूतर की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो बाबा, ये मेरा दोस्त है, यही मेरा साथी है, यही मेरी मदद करेगा। हारिस और कबूतर चलते चलते जंगल की तरफ निकल आए थे। जंगल के अंदर दाखिल होते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते अचानक उनके सामने वही सूखी नदी आ गई। हारिस नदी के किनारे किनारे चलने लगा और गहरी सांस लेकर कबूतर से बोला, दोस्त यह देखो, ये नदी तो बिल्कुल सूख चुकी है और आज इसमें ऐसी दरारें पड़ी हैं जैसे यहाँ कभी पानी था ही नहीं। वह अफसोस से बोला, अगर इस नदी में पानी होता तो हम दोनों भी पी लेते। वह दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक कबूतर ने जोर से कहा, अरे दोस्त वह देखो। हारिस ने जैसे ही उस सिमत देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। वह हकलाती हुई आवाज में बोला, दोस्त ये क्या है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? उसके सामने एक अजीब मंजर था। नदी का एक हिस्सा पानी से भरा हुआ था, साफ और बहता हुआ, मगर नदी का दूसरा हिस्सा बिल्कुल खुश्क, बंजर और रेत से भरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे नदी को बीच से किसी ने तलवार से काट दिया हो। आधे हिस्से में पानी बह रहा था और आधा हिस्सा बिल्कुल मुर्दा पड़ा था, जैसे वहां नदी कभी थी ही नहीं। हारिस नदी के किनारे खड़ा यही सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पानी एक तरफ क्यों बह रहा है और दूसरी तरफ क्यों नहीं। उसने देखा कि एक तरफ एक छोटा सा काले रंग का सांप बैठा हुआ है। फिर हारिस ने आगे देखा तो वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे काले रंग के सांप थे। वह सब एक सीधी कतार में आगे बढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप किसी को रास्ता दिखा रहे हों या किसी मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हों। कबूतर ने धीमी आवाज में कहा, दोस्त ये आम बात नहीं है, ये सांप किसी राज की तरफ ले जा रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। हारिस और कबूतर दोनों ही उन छोटे छोटे काले सांपों की कतार के पीछे पीछे चलने लगे। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए उन्हें जंगल के अंदर बहुत दूर ले आए। काफी आगे जाकर वह सांप एक जगह पहुंचकर रुक गए और वहीं उनकी कतार खत्म हो गई। हारिस ने जैसे ही सामने देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसने जो मंजर देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कबूतर का दिल चाह रहा था कि वह जोर जोर से चीखे, मगर उसके हलक से आवाज नहीं, वह बस साकित की खुली रह गई। उसने जो मंजर देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कबूतर का दिल चाह रहा था कि वह जोर जोर से चीखे, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस साकित खड़ा वही मंजर देख रहा था। हारिस हकलाती हुई आवाज में बोला, दोस्त नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसका मतलब है गाँव वाले जो कह रहे थे वह सब सच था। पहले सूखी हुई नदी और अब यह लड़की है या नागिन। दोनों ने देखा कि एक बहुत बड़े पुराने दरख्त के साथ लोहे की भारी जंजीरों में एक लड़की जकड़ी हुई थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा इंसानी था, एक खूबसूरत मगर थकी हुई लड़की, और नीचे वाला हिस्सा सांप का था। लंबा, स्याह और चमकदार। हारिस ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह नहीं जानता था कि बादशाह की बेटी कैसी दिखती है, मगर कबूतर ने जैसे ही उसे देखा तो बेइख्तियार चीख उठा, दोस्त यह तो बादशाह की बेटी है, ये महक है। महक। कबूतर घबराकर महक के करीब गया और दर्द भरी आवाज में बोला, महक तुम यहाँ क्यों हो? ये तुम्हारी हालत कैसी है? वह तड़प कर उसकी जंजीरों की तरफ बढ़ा ताकि उन्हें तोड़ सके, मगर जैसे ही वह करीब पहुंचा वह जोर से पीछे की तरफ उछल कर गिर पड़ा। वह जंजीरें आम जंजीरें नहीं थीं, वह जादू की जंजीरें थीं जो महक को जकड़े हुए थीं। हारिस ने गुस्से में आकर महक से कहा, अरे गाँव के बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब यही बातें कर रहे थे कि बादशाह की बेटी नागिन है, उसकी आंखों में जहर उतर आया है। अब यह सब देखकर मुझे लगता है वह बिल्कुल सच कह रहे थे। वह एक लम्हे को रुका, फिर दुख और गुस्से के मिले जले लहजे में बोला, यह नदी जो सूख गई है, यह खेत जो बर्बाद हो गए हैं, यह लोग जो भूख और प्यास से मर रहे हैं, यह सारा सूखा, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यह अल्फाज महक के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। महक की आंखों में आंसू भर आए। उसने दुखी आवाज में कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नागिन नहीं हूँ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा। उसने कांपते हुए कबूतर की तरफ देखा और बोली, मेरी सारी सच्चाई यह कबूतर जानता है, यह बचपन से मेरा साथी है। फिर महक ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह उसकी सौतेली माँ बचपन से
देखकर आज तक उसे खत्म करने के मंसूबे बनाती रही। महक ने रोते हुए कहा, मैं हर बार बच जाती रही, मगर आखिरकार उसके एक मंसूबे ने मुझे यहाँ लाकर बांध दिया। ये जो मैं आज इस हाल में हूँ, ये उस जुल्म का नतीजा है। उसकी आवाज भर आई। वह बोली, मैं खुद भी इस हालत से डरती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि गाँव को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। अगर मेरी वजह से यह सब हो रहा है तो उसका दर्द सबसे ज्यादा मुझे है। कबूतर खामोशी से यह सब सुनता रहा और हारिस वो सर झुकाए खड़ा था। उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। फिर महक ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने के लिए, मुझे महल से निकालने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। वह चाहती थी कि मैं कभी इस महल में न रहूं, क्योंकि मेरा बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे बाप की तवज्जो मुझ पर हो। वह चाहती थी कि मैं या तो इस महल से चली जाऊं या इस दुनिया से ही खत्म हो जाऊं। उसका मकसद सिर्फ यह था कि पूरे महल पर सिर्फ वही हुकूमत करे। इसीलिए उसने मुझे एक बुढ़िया के जाल में फंसा दिया। उसने मुझे जंगल भेजा, जहाँ मैं हफ्ते में और महीने में 2 बार जाती रही। वहाँ मुझे जहरीले सांपों से डसवाया जाता था। मैं यह सब करती रही, मगर तब मुझे मालूम ही नहीं था कि इस सब के पीछे मेरी अपनी सौतेली माँ का हाथ है। महक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह आहिस्ता से कहती है, और आज मैं जिस हाल में यहाँ कैद हूँ, उसके पीछे भी मेरी माँ ही है। उसने एक बहुत बड़े जादूगर की मदद ली। उसी जादूगर के जरिए यह सब कुछ हुआ। उस जादूगर का कहना है कि जब मैं तुम्हारे महल में बूढ़ा फकीर बनकर गया था, तो मेरी खूबसूरती को देखकर वह फरिफ्ता हो गया। वह चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, मगर मैं उससे शादी क्यों करूं? मैं इस जुल्म को कैसे कबूल करूं? वह दर्द से बोली। उसी जादूगर ने मेरी माँ से कहा था कि अब तुम्हारा काम यहाँ तक था, अब इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। इससे अब तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। फिर उसने मुझे बहाने से महल से निकलवाया और अपने जादू के जरिए मुझे आधा इंसान और आधा नागिन बना दिया। मेरे अंदर जो जहर है वह उसी जादू का नतीजा है। इसीलिए जब सांप मुझे डसते थे तो मुझे कुछ नहीं होता था, मगर मैं इस सच से उस वक्त बेखबर थी। महक ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, इस जादूगर ने ही यह छोटे छोटे सांप कतार में बिछाए थे। उसका मकसद यह था कि अगर गांव से कोई मुझे तलाश करता हुआ यहाँ तक आएगा तो वह यह मंजर देखकर खौफजदा हो जाएगा। वह सबको यह यकीन दिलाना चाहता था कि मैं वाकई एक जहरीली नागिन हूँ, ताकि कोई दोबारा मेरे करीब आने की हिम्मत न करे। लोग मुझसे डरें, मुझे अफरीद समझें और मैं हमेशा के लिए तन्हा रह जाऊं और उस जादूगर की तरफ माइल हो जाऊं। हारिस ने महक की सारी बातें सुनी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर यह सब हकीकत है तो फिर वह जादूगर इस वक्त तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ गया है? महक ने खौफ से इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह जादूगर सुन न ले। फिर उसने धीमी मगर लर्जती हुई आवाज में कहा, वह बहुत खतरनाक जादूगर है। हारिस, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वह कितना चालाक और बेरहम है। वह किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, यहाँ तक कि किसी सादा मुसाफिर का रूप भी इख्तियार कर सकता है। इस वक्त वह जंगल के अंदर एक खास दरख्त की 7 लकड़ियां इकट्ठी करने गया है। वह खास दरख्त हैं जिन पर सदियों पुराना काला जादू असर करता है। वह उन लकड़ियों पर मंत्र पढ़ेगा, उन्हें जलाएगा और फिर उनकी राख तैयार करेगा। अगर उसने वह राख मेरे सर पर डाल दी तो मैं मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में चली जाऊंगी। वह रोती हुई बोली, मेरी अपनी मर्जी खत्म हो जाएगी। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा फैसला, सब कुछ उसके काबू में होगा। फिर मैं खुद ही उससे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। चाहे मैं अंदर से कितनी ही चीखती रहूं, कोई आवाज बाहर नहीं आ सकेगी। एक बात और जो तुम्हें जाननी चाहिए, अगर उस जादूगर ने मुझसे शादी कर ली तो वह मेरे बाप को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह मेरे बाप उस नेक बादशाह को मार डालेगा और खुद इस मुल्क का बादशाह बन जाएगा। इस सब के पीछे मेरी सौतेली माँ है। यह सब उसी की साजिश है। उसने जादूगर के साथ सौदा किया था। जादूगर बादशाह बनेगा और मेरी सौतेली माँ उसकी महारानी। फिर पूरे मुल्क पर उन्हीं की हुकूमत होगी। महक ने तलखी से मुस्कुराकर कहा, मगर मैं जानती हूँ हारिस, यह जादूगर आखिरकार मेरी सौतेली माँ को भी धोखा देगा। उसे न तख्त से मोहब्बत है न लोगों से। उसका असल मकसद पूरे मुल्क को बर्बाद करना है। वह लोगों को भूखा प्यासा रखकर मार देना चाहता है। वह जुल्म की इंतहा करना चाहता है। उसकी आवाज भर आई, मेरे बाप ने सारी उम्र लोगों का ख्याल रखा है। उसने कभी किसी पर जुल्म नहीं होने दिया, इसीलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मगर यह जादूगर मेरे बाप की सारी मेहनत को खाक में मिलाना चाहता है। यह सब सुनकर हारिस के अंदर जैसे आग लग गई। उसने कहा, नहीं, यह सब कभी नहीं होगा। मैं और ये मेरा दोस्त है ना। उसने कबूतर की तरफ इशारा किया। हम दोनों ये सब कभी नहीं होने देंगे हारिस। अभी यह अल्फाज अदा ही कर रहा था कि अचानक पूरे जंगल में अजीब सी हलचल मच गई। जमीन कांपने लगी, दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे भारी कदमों के साथ कोई खौफनाक ताकत उनकी तरफ बढ़ रही हो। महक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर बोली, वह आ रहा है, जल्दी से तुम कहीं छिप जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह तेजी से एक बहुत बड़े घने
अपने दरख्त पर चढ़ गया। कबूतर भी फौरन उड़कर दरख्तों के पीछे घनी शाखों में छिप गया। तभी जोरदार कदमों की आवाज आई, एक के बाद एक कदम, ऐसे जैसे कोई देव आ रहा हो। अगले ही लम्हे वह जादूगर महक के सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथों में 7 मोटी काली लकड़ियां थीं। उसके चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान थी। फिर जोर जोर से हंसा और कह घा लगा के बोला, देखा मैं वह 7 लकड़ियां ले आया हूँ। कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती। अब इन लकड़ियों की राख तुम्हारे सर पर डालूंगा। ऊपर दरख्त पर हारिस और कबूतर यह सब देख रहे थे। कबूतर की आंखें खौफ से फैली हुई थी और महक वो दिल ही दिल में रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी, या अल्लाह किसी तरह मुझे बचा ले या किसी को हिम्मत दे कि वह इस जुल्म को रोक सके। उसी लम्हे हारिस आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा। जादूगर उस वक्त अपनी बातों में इतना मग्न था कि उसे जरा सा भी एहसास न हुआ। हारिस ने उन 7 लकड़ियों में से एक लकड़ी आहिस्तगी से खींच ली। फिर वह तेजी से दोबारा दरख्त पर चढ़ गया। कुछ लम्हों बाद जब वह जादूगर लकड़ियां उठाने के लिए मुड़ा तो उसके हाथ रुक गए। वह चौंक गया। उसने लकड़ियों को गिना तो एक लकड़ी कम थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 7 लकड़ियां लेकर आया था। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और गरजदार आवाज में चीखा, यहाँ कोई है? कौन है? मैं खुद 7 लकड़ियां लेकर आया था। एक लकड़ी कहाँ गई? महक ने जंजीरों में जकड़े हुए दर्द से जवाब दिया, मैं तो यहाँ कैद हूँ। मैं कैसे लकड़ी उठा सकती हूँ? तुम खुद जादूगर हो, तुम्हें तो मालूम होगा कि लकड़ी कहाँ गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान हारिस ने वह लकड़ी दूर कहीं फेंक दी। जादूगर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और गुस्से से बोला, मैं एक और लकड़ी ले आता हूँ। अब एक नहीं ज्यादा लेकर आऊंगा ताकि दोबारा कोई कमी न हो। जाने से पहले उसने महक को धमकी दी, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो लोग खुद तुम्हें मार डालेंगे। तुम नागिन के रूप में हो, तुम्हें देखकर कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, सब तुमसे डरेंगे। यह कहकर वह कहा लगाते हुए पलटा। उसी लम्हे दरख्त की एक मोटी टहनी जोर से टूटने की आवाज आई। कड़ाक। जादूगर रुक गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शक आ गया। वह गुस्से से गरजा, कौन है यहाँ? कौन है? जो भी है वह इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त की तरफ पड़ी और वह हारिस को देख लेता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। होंठों पर खूंखार मुस्कान आ जाती है। अच्छा तो यह तुम हो जादूगर? गुस्से से पागल हो चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए गरजा, इंसानों को कभी चैन नहीं मिलता। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। वह आगे बढ़ा, जमीन पर जोर से पांव मारता हुआ और फिर चीख कर बोला, मेरी 7वीं लकड़ी बताओ। मेरी 7वीं लकड़ी तुमने चुराई है ना? कहाँ है वह लकड़ी? कहाँ छिपाई है तुमने? उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि जंगल में गूंज पैदा हो गई। परिंदे उड़ गए और हवा में एक दहशत भर गई। वह गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, बता, नहीं तो मैं अभी तुम्हें जिंदा जला दूंगा। बता, कहाँ है मेरी लकड़ी? यह सब देखकर हारिस का जिस्म कांपने लगा और वह डरते डरते दरख्त से नीचे उतर आया। वह हकलाती हुई आवाज में बोला, माँ, मुझे नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यह लकड़ी आपकी किसी जरूरी काम के लिए है। मैं मानता हूँ मैंने लकड़ी चुराई है। मैं तो बस उसे एक आम लकड़ी समझा था। मुझे इस लकड़ी की जरूरत थी, सर्दी बहुत थी। मैंने उसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। जो मैंने वो लकड़ी आग में जला दी है। यह सुनते ही जादूगर एक लम्हे के लिए साकित हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। चेहरा पहले सुर्ख फिर सियाह होने लगा। वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, जला दी। तुमने मेरी 7वीं लकड़ी जला दी। अब देखना, मैं तुम्हें खाकर ही अपना बदला पूरा करूंगा। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हारिस ने अचानक अपना लहजा बदल लिया। वह 2 कदम आगे बढ़ा और जादूगर से इल्तिजा के अंदाज में बोला, अरे जादूगर भाई, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं तो खुद इस लड़की का तमाशा देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर महक चौंक गई, मगर वह खामोश रही। हारिस ने बात जारी रखी, मैं भला इस लड़की को क्यों बचाऊंगा? इसने मुझे धोखा दिया है। मेरी शादी इससे होने वाली थी, मगर इसने बेसुम ऐन मौके पर मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मेरी माँ बीमार है। इसने मुझे सबके सामने रुस्वा किया। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। मैं तो बस जंगल में इसका तमाशा देखने आया था, यह देखने कि यह लड़की किस हाल को पहुंचती है। जादूगर साहब, आप मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं खुद इस पर जहरीले सांप छोड़ दूंगा या खुद आग लगाकर इसे जला दूंगा। यह सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। वह तंजिया अंदाज में बोला, अच्छा तो इसने तुम्हें भी धोखा दिया है, मगर अब यह मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा। हारिस ने फिर कहा, अगर आप मुझे अभी मार देंगे तो मैं इसे जलील होते हुए कैसे देखूंगा? मैं तो खुद देखना चाहता हूँ कि यह किस अंजाम को पहुँचती है। मैं इसकी बेबसी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जादूगर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मगर इस सबसे पहले मुझे अपनी 7वीं लकड़ी दोबारा लानी होगी। इसी के बाद सब कुछ मुकम्मल होगा। मैं तुमको बांध कर जाऊंगा, रस्सियों में जकड़कर, ताकि यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई भी ना आ सके और तुम मुझे धोखा ना दे सको। जादूगर हारिस को बांधते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सिर्फ एक जादूगर नहीं हूँ, मेरी ताकतें उस झोंपड़ी में मौजूद हैं। वह बुढ़िया, वह जहरीले नाग, वह सब मेरी कुव्वत का सरचश्मा है। यह कहकर वह जादूगर उसे बांध कर लकड़ी लेने चला गया। जादूगर के जाते ही जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। महक और हारिस दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। हारिस आम मोटी रस्सियों में जकड़ा हुआ था और महक लोहे की भारी जंजीरों में जो उस दरख्त के तने से बंधी हुई थी। महक ने हारिस से कहा, मैं कौन खोलेगा?
हम यहाँ से कैसे जाएंगे? कौन हमें आजाद करेगा हारिस? अगर हम यहाँ से ना निकले तो वो जादूगर वापस आकर हम दोनों को खत्म कर देगा। उसी लम्हे कबूतर उड़ता हुआ आया और दोनों के सामने आकर बैठ गया। वह हंसते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगा? हारिस यह सुनकर खुशी से हंस पड़ा और बोला, वाह दोस्त, तुम तो वाकई ऐन वक्त पर आ गए हो। उसने अपनी मजबूत चोंच से हारिस की रस्सियों को एक एक करके काट दिया। कबूतर और हारिस दोनों महक की जंजीरों की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने जंजीरों को हाथ लगाया, अचानक एक तेज झटका लगा। महक ने दुख भरी आवाज में कहा, तुमने सुना नहीं था? जादूगर ने खुद कहा था कि उसकी सारी ताकतें उसी झोंपड़ी में हैं जहां मैं जहरीले सांपों से डसवाती थी। वह बोली, यह जंजीरें उसी जादू से जुड़ी हुई हैं। जब तक उस झोंपड़ी का जादू खत्म नहीं होगा, मैं इन जंजीरों से आजाद नहीं हो सकती। हारिस और कबूतर दोनों तेजी से उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। कबूतर को पूरा रास्ता मालूम था। वह कभी आगे उड़ जाता और कभी हारिस के कंधे पर आ बैठता, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। रास्ते में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। दरख्तों के तने काले पड़ चुके थे और जमीन जगह जगह से जलती हुई महसूस हो रही थी। अचानक कबूतर रुक गया। उसने अपने पर समेटे और घबराहट में बोला, दोस्त, अब होशियार रहना। हम उस जगह के करीब पहुंच गए हैं जहां आम इंसान का कदम भी आसानी से वापस नहीं जा पाता। हारिस ने आगे देखा। सामने एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी। छत आधी गिरी हुई, दीवारों पर अजीब अजीब निशान और दरवाजे के आगे सांपों की खालें बिखरी हुई थीं। झोंपड़ी के अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मुसलसल मंत्र पढ़ रहा हो। हारिस ने धीमी आवाज में कहा, यही वह जगह है ना? कबूतर ने सर हिलाया। हाँ, यही वह झोंपड़ी है जहाँ से सारा जादू जन्म लेता है। जैसे ही वो दोनों झोंपड़ी के करीब बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी और झोंपड़ी के चारों तरफ छोटे छोटे सांप निकल आए। वह दायरा बनाते गए। हारिस के कदम रुक गए। उसी लम्हे झोंपड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। वह बुढ़िया बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख और हाथ में एक लकड़ी का असा जिस पर सांप लिपटा हुआ था। वह करख्त आवाज में हंसी तो आखिर आ ही गए। तुम दोनों, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। हारिस ने हिम्मत जमा करके कहा, तुमने हमारी बस्ती बर्बाद कर दी है। तुम्हारे जादू ने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अब ये सब खत्म होगा। बुढ़िया कहा खा लगाकर, हंसी खत्म। ये जादू सदियों पुराना है। तुम जैसे इंसान इसका क्या बिगाड़ सकते हो? तभी कबूतर आगे बढ़ा और पहली बार उसकी आवाज बदल गई। अब वह आम कबूतर की आवाज नहीं थी, बल्कि गूंजदार और मजबूत थी। वह बोला, तुम भूल गई हो बुढ़िया कि हर काले जादू का एक कमजोर लम्हा भी होता है, और वह लम्हा आ चुका है। यह सुनते ही बुढ़िया ने जोर जोर से कहा लगाया। उसकी हंसी में गुरूर था, पागलपन था और अंधी ताकत का नशा था। वह हंसते हंसते बोली, हाँ हाँ हाँ, कमजोर, मेरा जादू कमजोर। तुम जैसे परिंदे को तो मैं दूसरा सांस भी न लेने दूं। यह कहते ही उसने जोर से जमीन पर हाथ मारा और मंत्र तेज कर दिया। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो गई। सांप पागलों की तरह बिलबिलाने लगे। कोई दीवार पर चढ़ रहा था, कोई छत से लटक रहा था, कोई जमीन पर बल खा रहा था। झोंपड़ी के अंदर हर तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। यह सब देखकर हारिस का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह घबराकर कबूतर से बोला, यह सब क्या हो रहा है? हम तो इन ताकतों के सामने कुछ भी नहीं है। अंधेरे की रूहें, आओ इस जंगल को हमेशा के लिए अपना बना। उसी लम्हे जब बुढ़िया मंत्र पढ़ते हुए पागलों की तरह घूम रही थी, तभी कबूतर हंस पड़ा और एक ही पल में आंख झपकने से पहले ही वह कबूतर बदलने लगा। और जहां अब भी एक कबूतर था, वहां अब एक नूरानी चेहरे वाला अल्लाह वाला नेक बुजुर्ग खड़ा था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सीनतुन वला नौम। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और आहिस्ता आवाज में कुरान की एक आयत पढ़ी। अभी आयत मुकम्मल भी न हुई थी कि जो सांप पहले पागलों की तरह उबल रहे थे, वह लड़खड़ाने लगे। हारिस को तो यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बुढ़िया के चेहरे की रंगत एकदम बदल गई। उसका गुरूर गायब होने लगा। आंखों में खौफ आ गया। बुढ़िया चीखने लगी। वह पागलों की तरह अपने मंत्र तेज करती गई, हाथ हिलाती रही, मगर उसकी आवाज अब कांप रही थी। बुढ़िया जितना भी जोर लगा रही थी, मगर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तब वह अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग आहिस्ता से आगे बढ़े। उन्होंने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, फिर आंखें बंद करके उस मिट्टी पर चंद आयतें पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही आयतें मुकम्मल हुई, बुजुर्ग ने वह मिट्टी जोर से झोंपड़ी की तरफ फेंक दी। वह मिट्टी संदूक के ऊपर भी गिरी और झोंपड़ी की दीवारों पर भी।
और फिर वह मंजर सामने आया जो हारिस ने कभी सोचा भी न था। चंद लम्हों में वह काला संदूक पिघलने लगा, जलने लगा और फिर बिल्कुल मिट्टी बन गया। सांप जो बचे थे वह भी मिट्टी में बदल गए। बुढ़िया की चीख आखिरी बार गूंजी और फिर वह खुद भी जमीन में धंस कर राख बन गई। उधर जंगल में जादू के खत्म होते ही वह जादूगर भी खुद फना हो चुका था। जैसे ही झोंपड़ी और संदूक मिट्टी बने, वैसे ही उस जादूगर की ताकत भी खत्म हो गई। वह कहीं चीख भी न सका और जमीन के अंधेरों में हमेशा के लिए गुम हो गया। उसी लम्हे महक की जंजीरें भी टूट चुकी थीं। वह जंजीरें जो उसे दरख्त से जकड़े हुए थीं, अब जमीन पर बेजान पड़ी थीं। महक आजाद हो चुकी थी और वह नागिन से मुकम्मल इंसान बन चुकी थी। उसने एक लम्हा भी झाया न किया। वह दौड़ती हुई सीधी अपने महल की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही उसकी नजर अपने बाप बादशाह पर पड़ी, वह बेइख्तियार उसकी तरफ लपकी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी लम्हे कबूतर और हारिस भी महल के अंदर दाखिल हुए। कबूतर ने बादशाह को महक की सौतेली माँ की सारी हकीकत बयान की। बचपन से लेकर आज तक उस पर बेशुमार जुल्म किए हैं। उसे नागिन बनाने की कोशिश तक कर डाली गई। यह सब उसी औरत के कहने पर हुआ, मगर सौतेली माँ फौरन चीख उठी, यह सब झूठ है, यह एक परिंदा है, यह मुझे बदनाम कर रहा है, यह जरूर महक का सिखाया हुआ बोल रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। यह कहते हुए वह गुस्से और खौफ से कांप रही थी। तभी उसी लम्हे उस कबूतर ने अपना रूप बदला और वह एक नेक बुजुर्ग में तब्दील हो गया। कबूतर का यह रूप देखकर बादशाह और महक हैरत में पड़ गए। फिर उन बुजुर्ग ने कहा, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है और अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोलते। जब अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने बादशाह और दरबार में मौजूद सब लोगों के सामने महक की सौतेली माँ की सारी हकीकत बयान की, तो पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। फिर वह बुजुर्ग बोले, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इस औरत ने बचपन से इस मासूम बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म किए। यही औरत थी जिसके कहने पर महक को हर महीने जहरीले सांपों से डसवाया जाता था। यह सब कुछ उसी की साजिश थी। अगर आज यह नेक नौजवान हारिस और मैं वक्त पर न पहुंचते तो महक आज मुकम्मल नागिन बन चुकी होती और फिर न सिर्फ ये बच्ची बर्बाद होती बल्कि पूरा गांव तबाह हो जाता। आज जो आप देख रहे हैं कि नदी दोबारा बह रही है, खेत सरसब्ज हैं और गांव खुशहाल है, यह सब उसी साजिश के टूटने का नतीजा है। अगर वह जादूगर कामयाब हो जाता तो आज न बादशाह सलामत जिंदा होते, न यह सल्तनत बाकी रहती। वह जादूगर बादशाह बन चुका होता और पूरा गांव बर्बाद हो चुका होता। यह सब सुनकर बादशाह का दिल कांप उठा। उसके शक का आखिरी पर्दा भी हट गया। गुस्से में आकर बादशाह ने जोरदार थप्पड़ अपनी महारानी के चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज में कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि नौकरानी को कभी भी बादशाह की जगह नहीं देनी चाहिए। इसकी जो हैसियत होती है उसे वही रहना चाहिए। इसे फौरन ले जाओ और कारागार में हमेशा के लिए कैद कर दो। यह अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारेगी। सौतेली माँ चीखती रही, रोती रही, मगर अब कोई सुनने वाला न था। उसे कारागार में डाल दिया गया। खाने में मत बंद करो। कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी बेटी महक की इज्जत और खुशी के साथ हारिस से शादी कर दी। गांव वाले कहते थे, हारिस और महक हमारी बस्ती के नजात दहिंदा हैं। अगर यह न होते तो हम सब बर्बाद हो चुके होते। यूं सच की जीत हुई, जुल्म का खात्मा हुआ और पूरा गांव दोबारा खुशहाल हो गया। और यूं आखिरकार सच की जीत हुई और जुल्म का खात्मा हो गया। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हसद इंसान को अंधा कर देता है। महक की सौतेली माँ ने हसद में आकर काले जादू का सहारा लिया और एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मगर याद रखो, काला जादू कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के कलाम के सामने हर जादू, हर जुल्म और हर साजिश टूट जाती है। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कुरान की आयतें पढ़ी तो वह सारा जादू मिट्टी बन गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद, जुल्म और जादू इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं और अल्लाह पर ईमान, सच्चाई और नेकी हमेशा कामयाब होती है। इसलिए कभी किसी से हसद न करो, कभी किसी के खिलाफ जादू या जुल्म का रास्ता न अपनाओ, क्योंकि आखिरकार जीत हमेशा सच और अल्लाह की कुदरत की ही होती है। प्यारे दोस्तों, आप यह कहानी किस शहर और किस मुल्क से सुन रहे हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट्स में जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। हमेशा याद रखो, ऐ लोगों, कभी भी हसद, नफरत या लालच में आकर किसी के ऊपर जादू, तावीज या काला अमल मत करो। ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही नापसंदीदा और बड़ा गुनाह है। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, वो दरअसल अपने ही अंजाम को खराब करते हैं। याद रखो, अल्लाह के पाक कलाम के सामने हर जादू और हर शैतानी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दिलों को हसद से पाक रखो और हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलो।
क्या आपने कभी अपने आसपास किसी पर जादू होने की बात सुनी है या ऐसा कोई वाकया देखा है? अगर ऐसा कोई वाकया आपने देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।